we will formally start the lecture. Yeah, okay. So recording start होगी. So अब हम formally start करते हैं. So lecture number 3 is again about boilers. आज के लेक्चर में हम बॉयलर ब्लो डाउन के बारे में थोड़ा सा जो है ना वो देखेंगे, फिर फीड वाटर की ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज ये नेक्स्ट लेक्चर में है. ठीक है, इट्स नॉट इन टुडे. ओके, सो बॉयलर ब्लो डाउन, एनी आइडिया बॉयलर ब्लो डाउन क्यों करते हैं हम? गाइस, जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आई नीड द आंसर प्रॉम्प्टली. ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज. सर उसमें जो प्रेशर हमारा थोड़ा बहुत रह जाता है उसको निकालने के लिए. नो सर वो एनीवन एल्स? सर जो वाटर होता है बॉयलर में, हम उसको जब स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, मेरे ख्याल से उसको कम करने के लिए होता है बॉयलर ब्लो डाउन. Right, that's correct. So what actually happens is that when water is boiled and we generate the steam, any dissolved solid in the water, it remains in the boiler, because that's a known fact. Whenever we boil a solution, only the solvent boils. जो उसके अंदर जो solute है, चीज उसके अंदर dissolve हुई वो evaporate नहीं करती अनलेस के उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो. जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होता है वो पहले इवेपोरेट कर देता है. व्हाट हैपेंस इवेंचुअली, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस. सॉलिड मीन जो सोल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व है, दैट इंक्रीज, एंड द इंक्रीज कंसंट्रेशन विल रीच अ लेवल वेयर देयर सॉल्युबिलिटी इज एक्सीडेड. अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड. अब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, मैक्सिमम से ज़्यादा हो गई, सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा हो जाएगी कंसंट्रेशन, तो जितना एक्सेस होगा दैट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑन टू द सरफेस. अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग ए वाटर ट्यूब बॉयलर, जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में वाटर ट्यूब टाइप यूज़ किए जाते हैं, तो वो ट्यूब्स बारीक 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 होती हैं. उसको उसके अंदर जब ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? First of all, they encourage foaming, and they also cause carryover of water into the steam. ये दो पहली प्रॉब्लम्स होती हैं. एक तो लाजमी नहीं है कि वो डिपॉजिट हो जाएं उसके सरफेस के ऊपर, वो उनकी कोआगुलेशन हो जाती है. वो उसके अंदर अब कोआगुलेशन कैसे, वो एक उसके अंदर जो है ना वो फॉर्म टाइप पार्टिकल्स बन जाते हैं उसके अंदर. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जब आप कोई सरफ या कोई भी सोप जो है वो पानी के अंदर डालते हैं तो वो एक तो बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे ना आप उसमें, यू कैन इवन डू इट एट होम. बहुत थोड़ा सा डालेंगे ना तो दैट विल नॉट डू एनीथिंग. तो थोड़ा सा आप उसको शेक करेंगे ना तो वो जो वाटर के अंदर जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स जो डिजॉल्व फैट्स होते हैं, वो उस डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और वो थोड़ा सा जो है ना वो अपनी डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं और वो फोम सा जो है ना वो बना देते हैं. तो वो जो जागजिट होती है ना, टिपिकली वो फोम होती है. अब वो उस फोम के साथ जो वाटर जो है ना स्टिक कर जाता है. मतलब फोम इसेंशियली क्या होता है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा जूम इन करें तो वो छोटे छोटे से बबल्स होते हैं, और वो बबल्स जो हैं वो उसमें उनके साथ वाटर जो है ना वो स्टिक कर जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज सरफेस एरिया एंड सरफेस टेंशन. तो वो उसके साथ जो है वो वाटर भी जो है ना वो इसके साथ स्टिक करके स्टीम में शामिल हो जाता है. और जब वाटर स्टीम के अंदर शामिल हो जाता है ना तो दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. स्टीम है ना वो गैसियस फेज में होती है, वाटर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो लिक्विड फेज में होते हैं. उसकी जो डेंसिटी है दैट इज 1600 टाइम्स मोर. हमने पहले देखा उसका वॉल्यूम 1600 टाइम्स बढ़ जाता है स्टीम का. दैट ऑल्सो मीन्स के डेंसिटी 1600 टाइम्स कम हो जाती है.
तो अब वाटर ड्रॉपलेट है उसकी डेंसिटी 1600 टाइम्स ज़्यादा है। दैट मीन्स कि जब वो एक हाई स्पीड के साथ मूव करके किसी चीज़ को हिट करेगा तो उसका जो मोमेंटम है दैट विल आल्सो बी 1600 टाइम्स मोर, बिकॉज एट सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में ज़्यादा मास जो है वो उसका प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम भी 1600 टाइम्स ज़्यादा होगा। वो जब जाके किसी चीज़ को हिट करेगा तो उसका जो डैमेज है वो भी ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ वाई ऑफ कोर्स इट्स अ बैड थिंग। और ये होता क्यों है, ये उसकी रीज़न है कि जब हमारी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है डिज़ोल्व कंटेंट की, तो फोमिंग होती है और वो उसके साथ जो है ना वाटर भी स्टीम के अंदर जा सकता है। अब दिस डिपॉजिट्स आल्सो लीड टू स्केल फॉर्मेशन इनसाइड द बॉयलर ट्यूब्स। अब ये वही है जो मोस्ट कॉमन फिनोमेना है कि वो जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो उस ट्यूब के अंदर जो है ना वो स्केल बना लेते हैं और उसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र जो है ना वो हमारी पुअर हो जाती है। अब हीट ट्रांसफ़र पुअर होने का मतलब ये भी है कि जो लोकलाइज्ड ओवर हीटिंग होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक ट्यूब में एक जगह पे स्केलिंग हो गई है, अब उस ट्यूब के अंदर वाटर है और बाहर उसके फायर है। बाहर जो फायर है दैट इज़ कंटिन्यूसली सप्लाइंग हीट, लेकिन वो हीट जो है वो आगे वाटर में ट्रांसफ़र नहीं हो रही, या अगर हो रही है तो वो कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जहाँ पे अंदर स्केल बने होंगे ना वहाँ पे बाहर हमारा बाहर जो सरफेस जो कंटिन्यूसली हीट अप हो रहा है वो ओवर हीट हो जाएगा, बिकॉज हीट जो है ना वो इफेक्टिवली ट्रांसफ़र नहीं हो रही, एंड इट मे फाइनली कॉज बॉयलर ट्यूब फेलियर। तो इस वजह से जो है ना ये बहुत एक हार्मफुल फिनोमेना है। अगर हम इसको मेंटेन ना करें, प्रॉपर मेंटेनेंस ना करें और इसको जो है ना प्रॉपरली मैनेज ना करें तो इट मे रिजल्ट इन बॉयलर ट्यूब फेलियर। अखबारों में आप लोगों ने जो है वो इसी अगर आपकी आदत है अखबार पढ़ने की तो आपने अक्सर ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि बॉयलर फट गया। तो बॉयलर फटने की बहुत बड़ी वजह यही होती है पुअर मेंटेनेंस, which lead to scale formation and which lead to boiler tube failure। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एक रीज़न है बॉयलर्स के बर्स्ट होने की। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स TDS इन द वाटर बाय ब्लो डाउन। ठीक है, वैसे ये जो डेफिनेशन है पर्टिकुलरली डेफिनेशन इज नॉट रियली एग्जॉस्टिव। बाय ब्लो डाउन वी don't only control the concentration of dissolved solids, but also the liquids present, the immiscible liquids that are present in the water, वो भी हम उसको भी कम करते हैं by the help of blow down। फॉर एग्जांपल जो इंजन जो ऑयल है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स से जो है ना वो सीप होके वाटर में शामिल हो जाता है, वो भी हम यहाँ से ब्लो डाउन के ज़रिए से उसकी कंसंट्रेशन भी कंट्रोल करते हैं, एंड द ऑयल कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, एट मोस्ट हम उसको सस्पेंडेड लिक्विड कह सकते हैं कि दैट वन लिक्विड दैट इज सस्पेंडेड इन अनदर लिक्विड। ठीक है, अब ये डिपॉजिट्स जो है ना दैट आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट सोर्सेज, ये चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं इन द लेक्चर बाय वन वे और अनदर, बट जस्ट टू गिव देम ए हार्ड फॉर्म इन ब्लैक एंड वाइट हम उसको समराइज करते हैं यहाँ पे। हार्ड सॉल्ट्स, जो पानी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं जिनको हार्ड सॉल्ट्स कहते हैं, जो कि वाटर को हार्ड वाटर बनाते हैं, वो जो है ना वो डिपॉजिट जो है ना कॉज करते हैं। और ये हार्ड सॉल्ट्स होते हैं फीड वाटर में, और फीड वाटर में रूल ये है कि उसको प्री ट्रीटमेंट करना है। अगर हम उसको प्री ट्रीटमेंट नहीं करते सही तरह से, या पुअर करते हैं या सिरे से करते ही नहीं, या कोई बहुत ही कोई जो है वो बाज़ जो इंडस्ट्री के मालिकान होते हैं, आमतौर पर इसको सेट कल्चर कहते हैं कि वन मैन ओनरशिप होती है, और वो ऑनर भी वो होता है जो FA पास होता है या BA पास होता है या बिल्कुल ही नैला किस्म का आदमी होता है। उसको अब्बे की तरफ बाजी की तरफ से जो है ना वो उसको इंडस्ट्री मिल गई है, लेकिन उसको पता कुछ नहीं है, बस ज़ुबानी बातें पता होती हैं कि यार अच्छा ये ऐसे चलाना है, बाकी टेक्निकली उसको कुछ नहीं पता होता।
और वहाँ पे ऐसी कंपनीज में अक्सर तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो मेंटेनेंस की साइड को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो उनके ख्याल में मेंटेनेंस जो है ना वो एक कंप्लीटली टाइम का ज़िया है। मैं आपको अपनी एक सिचुएशन बताता हूँ कि मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो मैं एकेडमिक्स में आया था। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ से छोड़ने के बाद मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कुछ अर्से के लिए जॉब की। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो मुझे हायर किया गया था वो हायर किया गया था एज ए इंचार्ज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या इंचार्ज वर्कशॉप कह लें। चूँकि कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका जो मैकेनिकल कंपोनेंट था दैट कंसिस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी, जो सारे जो बुलडोज़र और ये जो रोड मिल्स होते हैं और जो प्लेनर्स होते हैं, ये सारों के सारे जो है ना ये वर्कशॉप में आते हैं। उनकी मेंटेनेंस और कोई ट्रबल शूटिंग, ये सारा कुछ उसके लिए एक वर्कशॉप थी। तो इसके लिए मुझे हायर किया गया था। आई वर्क इन दैट कंपनी फॉर अबाउट 6 to 7 months। 6 to 7 months में 6-7 महीने में एक दफ़ा भी मुझे उस वर्कशॉप का ना मुझे उसकी लोकेशन बताई गई कि वो लोकेट कहाँ पे है, वो कहाँ पे लोकेशन है उसकी, ना उसका कुछ भी। मतलब आई डिड नॉट इवन विजिट द वर्कशॉप। उसकी वजह ये थी कि जो ओनर था ना वो एक सेठ था। आई थिंक उसकी अपनी एजुकेशन FABA थी, लेकिन उसके जो बाप था वो बहुत बड़ा बिल्डर था। जो वो फिर पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से जो है ना वो एक नॉर्मल ठेकेदार से बहुत बड़े बिल्डर बन गए। फिर आगे उनके 5-6 बेटे वो भी बिल्डर बन गए। लेकिन उनके टेक्निकल नॉलेज ऐसा ही था कि एक इंजीनियर उन्होंने हायर किया वर्कशॉप के लिए, मेंटेनेंस के लिए। लेकिन 6-7 महीने के अंदर मेंटेनेंस सारी की सारी जो है ना मैकेनिक करते रहे। बस कैसे करते रहे ये कुछ नहीं पता। लेकिन इट जस्ट शोज़ कि हमारी जो अक्सर जगहों पे जो इंडस्ट्री में जहाँ पे एक सेठ बैठा होता है ना वहाँ पे मेंटेनेंस के ऐसे ही हालात होते हैं। और समटाइम्स इवन कि वो मेंटेनेंस को सिंपली पैसों का ज़िया समझते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में देखें तो प्री ट्रीटमेंट जो है ना वो सिरे से होगा ही नहीं। सीधा सीधा जो है ना पानी जो है ना वो उसके अंदर डाल देंगे बॉयलर के अंदर, और उस केस में क्या होगा, बॉयलर में स्केलिंग बहुत ज़्यादा होगी, कोरोजन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एसिड जो एसिडिक गैसेज होती हैं वो पानी में ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बॉयलर जो है वो जल्दी फेल होता है और फिर शामत आ जाती है लोअर वर्किंग स्टाफ की। तो एनी हाउ बात हम जो है वो और तरफ निकल गई। लेकिन ये है कि हार्ड सॉल्ट्स होते हैं फीड वाटर में जो कि रह जाते हैं बिकॉज ऑफ पुअर या कम्प्लीटली एब्सेंट प्री ट्रीटमेंट। उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स ना पर्टिकुलरली नोटोरियस होते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं, और इनके जो डिपॉजिट्स होते हैं दे हैव पुअर कंडक्टिविटी। कोरोजन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंडेंसेट। अब कंडेंसेट क्या होता है, एक तो फीड वाटर है ना जो हमारे पास बाहर से आ रहा है, और एक कंडेंसेट जो है ना हम इसको इसको क्लासीफाई इस तरह से करते हैं कि फीड वाटर को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो हम फ्रेश वाटर लेके आ रहे हैं जो कि कॉम्पेंसेट कर रहा है ब्लो डाउन को, और दूसरा कंडेंसेट है जो कि पहले एक स्टीम बनी थी वो आगे जाके प्रोसेस में यूज़ हुई, उसके बाद वो हम सारी की सारी को वापस नहीं फेंकते तो उसको हम दोबारा कंडेंस करते हैं, और उस कंडेंसेट के अंदर जो है ना कोरोजन प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ज़ाहिर बात है स्टीम है, हाई प्रेशर एक हाई प्रेशर पे और हाई स्पीड से मूव कर रही है, कुछ ना कुछ जो है ना वो कोरोजन करेगी। अगर टरबाइन के ऊपर से गुजरे टरबाइन के ब्लेड्स को कोरोड करेगी, पाइप्स को कोरोड करेगी, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेगी। तो कोरोजन प्रोडक्ट्स होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। उसके अलावा अगर तो वो मूविंग पार्ट्स के थ्रू गुजर रही है, फॉर एग्जाम्पल टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर से गुजरी, तो टरबाइन ब्लेड्स में उसके दरमियान में जहाँ पे शाफ्ट के ऊपर उसकी माउंटिंग होती है वहाँ पे हम ऑयल यूज़ करते हैं फॉर लुब्रिकेशन। अब वो उसको हम टोटली सील नहीं कर सकते कि जो है ना ऑयल जो है वो इस तरफ ना आए और सीन दूसरी तरफ ना जाए, थोड़ी सी सीपेज दोनों साइड से होती है, तो वो वहाँ से ऑयल जो है ना वो सीप करता है और वो स्टीम के साथ जो है ना वो कैरी ओवर कर जाता है और वो भी कंडेंसेट के साथ वापस आ जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कंडेंसेट के अंदर शामिल होती हैं जो कि हमें जो है वो डिपॉजिट्स जो है ना वो डिपॉजिट्स की वजह बनते हैं। सिलिका। अब सिलिका सैंड है, पानी के अंदर जो है ना वो शामिल होती है।
लेकिन बस ये कि पानी की अंदर जो सिलिका होती है ना वो बहुत ज़्यादा फाइन होती है। जो हम रेत आमतौर पे देखते हैं या कंस्ट्रक्शन में या फिर कहीं पे जो रेत हम यूज़ करते हैं वो बहुत कोर्स होती है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो नज़र आ जाते हैं। उनको मज़ीद फाइन करते थे फाइन करते थे फाइन करते थे, तो सिलिका जो है ना बहुत जब फाइन हो जाती है तो वो हमें नज़र नहीं आती, और एक फाइन क्वांटिटी में वो थोड़ी सी क्वांटिटी में वाटर के अंदर शामिल होती है। अब वो सिलिका जो है वो सिलिका इटसेल्फ जो है वो डिपॉजिट होती है वो बॉयलर का जो शेल है उसके अंदर नीचे डिपॉजिट हो जाती है। या सेकेंडली सिलिका जो है ना दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड सिलिकेट स्केल्स। अभी हम कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की स्केलिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे उसका भी जो है ना वो कह लें कि उसका भी जो है ना वो अब्बा जी हैं, वो सिलिकेट के स्केल्स होते हैं जो कि उससे भी ज़्यादा हार्ड होते हैं। एक तो वो रिमूव मुश्किल से होती है और दूसरा उनका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी भी कम होती है, और जैसे पिछली स्लाइड में बताया कि ओवर हीटिंग का इशू होता है जिसकी वजह से बॉयलर जो है वो फेल भी हो सकता है। तो सिलिका जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, उसको हमें निकालना है। और सिलिका जो है ना वो स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर भी डिपॉजिट हो जाती है, और वो ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स कहीं पे भी होते हैं, दे आर नॉट अ गुड साइन। ठीक है, अब ये हमने कुछ डिपॉजिट जो है ना वो आइडेंटिफाई तो कर लिए कि ये पॉसिबल डिपॉजिट्स हैं। अब उसके बाद करने का काम क्या होता है कि हमें इन सब के सब डिपॉजिट्स की सोर्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब तक हम सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम आगे उसको इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वेरी सिंपल। और पहले तो हमने उसको उनकी सोर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी रिलेटिव क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो कॉन्डेंसेट है, फॉर एग्जांपल अगर कॉन्डेंसेट आ रहा तो उसमें किस तरह की चीज़, पार्टिकल्स या सस्पेंडेड लिक्विड्स की क्वांटिटी क्या है, उस हिसाब से हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। तो ना सिर्फ हमने उनकी सोर्स को आइडेंटिफाई करना है बल्कि हमने उनकी जो 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 क्वांटिटी है उसको भी आइडेंटिफाई करना है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस एंड द सोर्स, द वाटर सोर्स। और उसके बाद हमने वाटर को ट्रीट करना है सच दैट द वाटर इज गुड इनफ फॉर द बॉयलर एंड द बॉयलर्स लाइफ कैन बी प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, अब बॉयलर ब्लो डाउन के पास आते हैं। ब्लो डाउन हम कैसे करते हैं कि हम एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर को ब्लो ऑफ करते हैं और उसको फिर रिप्लेस करते हैं बाय ट्रीटेड फीड वाटर। नलके का पानी नहीं डाल देते बल्कि वी रिप्लेस इट बाय अ ट्रीटेड फीड वाटर। ठीक हो गया। अब इट मे रिजल्ट इन कंसिडरेबल हीट लॉस। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और हमारा डे 1 से जो एम है ना वो ये है कि हमने हीट लॉस को मिनिमाइज करना है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स एवरी हीट लॉस रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ एफिशिएंसी, सो दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो अगर हम ब्लो डाउन देखें, ब्लो डाउन को हम कर रहे हैं, अगर वाटर को थोड़ा सा ब्लो डाउन हम कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो जो वाटर को ब्लो डाउन हम करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे तो होगा नहीं, बॉयलर के अंदर से करेंगे एंड बॉयलर इज ऑलवेज एट हाई टेम्परेचर। तो उस केस में अगर हम इसको जो ब्लो डाउन है उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो कंसिडरेबल हीट लॉस होगा कि क्योंकि या ऑफ कोर्स वी हैव टू डू इट प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद जब आप मुख्तलिफ बॉयलर के साथ काम करते हैं तो ये आपके पास एक सैंपल है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर्स हैं। आप लंकाशायर, स्मोक एंड वाटर ट्यूब, लो प्रेशर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे बॉयलर्स हैं। अब इन बॉयलर्स के अंदर हम कितना मैक्सिमम TDS अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ डाटा शीट्स होती हैं, ये टेबल आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि कुछ हमेशा डाटा शीट्स होती हैं जिसकी बेस के ऊपर आप जो है ना वो अल्टीमेटली ये डिफाइन करते हैं कि यार हमने ब्लो डाउन कौन सा करना है, कंटिन्यूस करना है, इंटरमिटेंट करना है, और अगर करना है तो किस, कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस होता है लेकिन उसमें कितना हमने कितना वॉल्यूम जो है वो हमने पर यूनिट टाइम हमने कंटिन्यूसली जो है ना वो ब्लो ऑफ करना है टू मेंटेन द लेवल ऑफ TDS।
और अगर इंटरमिटेंट करना है तो हमने उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिफाइन होती हैं बेस्ड ऑन द रिकमेंडेड TDS लेवल्स, TDS लेवल्स एंड गैस लेवल्स। हर चीज़ मतलब आपको टेबल्स मिलती हैं कि यार कोई भी बॉयलर है ना उसके साथ आपको स्पेसिफिकेशन मिलेंगे कि इस बॉयलर के अच्छे ऑपरेशन के लिए जो TDS हैं या डिजॉल्व गैसेज हैं या वटेवर जो भी इम्प्योरिटी आपके प्रोसेस में आ सकती है उसका लेवल जो है ना मैक्सिमम ये होना चाहिए। तो उसके मुताबिक आप जो है ना वो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और उसके बाद डिज़ाइन करते हैं कि ब्लो डाउन को आपने कैसे करना है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ बॉयलर्स हैं उनके साथ मुख्तलिफ हैं। आप उसमें ये देख लें कि जो बड़े ही जो है ना वो टिपिकल या ट्रेडिशनल किस्म की टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा जो है ना वो अलाउ कर देते हैं क्योंकि वो एफिशिएंसी इतना ज़्यादा जो है ना उसमें इतना मैटर नहीं करती। लेकिन जो पैकेज एंड इकोनॉमिक बॉयलर्स में अगर आप देखें तो आपके पास जो है ना उसके अंदर जो है वो बहुत कम है जो टॉलरेंस लेवल है एज कम्पेयर टू लंकाशायर बॉयलर। तो ये सब बॉयलर्स की अपनी अपनी जो है ना वो एक स्पेसिफिकेशन होती हैं, यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट दीज वैल्यूज। ठीक है, अब हम क्या सर करते TDS हैं, की फुल फॉर्म? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, सर PPM पार्ट पर मिलियन। ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ओके। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, या ओके सो हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं कि क्वालिटी के लिए कि बहुत टीडियस काम होता है, इट्स वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग टू टेक आउट अ सैंपल ऑफ बॉयलर लिक्विड, बॉयलर वाटर, एंड देन टेक इट टू द लैब एंड एनालाइज फॉर द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट TDS। ठीक है, उसमें हम मतलब कि मैग्नीशियम के सॉल्ट्स कितने हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स कितने हैं, सिलिका कितनी है, सब के सब एनालाइज करने बैठे हैं। तो ये बहुत TDS और टाइम कंज्यूमिंग है। हम इसको इंटरमिटेंटली तो कर सकते हैं कि महीने में एक दफ़ा हम जो है ना वो एक्सटेंसिव लैब एनालिसिस भी करते रहे डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने सीरियस है अपने बॉयलर के एज के लिए। अगर तो वो मतलब जैसे जैसे मैंने बताया सेट कल्चर है तो वो तो कभी भी नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं जब तक चलता चलाओ, जब तक फटेगा नहीं, जो जो अल्लाह सबकी हिफाजत करे, जब तक 2-3 बंदे नहीं मरेंगे वो उसको कुछ भी नहीं करते। वो जब बिल्कुल ही फेलियर हो जाए उसके बाद कहते हैं तो चलो नया लिया। तो अगर तो आपको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफ्टी को और प्रॉपर मेंटेनेंस को जो है ना वो समझते हैं कि ये कितना ज़रूरी होता है, तो वो इंटरमिटेंटली जो है ना वो लैब एनालिसिस करते रहेंगे। बट फॉर अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग लाइक आई सेड के एनालिसिस और मॉनिटरिंग में फ़र्क होता है। मॉनिटरिंग इम्प्लाइज कि आप कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी आप एक कोर्स पढ़ेंगे आगे जाके कंडीशन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस का, उसमें यही है कि आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, बजाय इसके कि आप जो है ना वो देखें कि महीने महीने के बाद या हफ्ते हफ्ते के बाद जो है ना वो उसको चेक करते रहें। इससे बेहतर ये है कि आप उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें ताकि जहाँ पर भी फेलियर अभी शुरू हो आपको फ़ौरन पता चल जाए। एनी हाउ, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बजाय से कि हम सैंपल निकालें उसको लैब में लेके जाएं, हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट करते हैं। अब कंडक्टिविटी मेजरमेंट का क्या मतलब है कि आपको पता है कि जो प्योर वाटर है दैट इज अ वेरी पुअर कंडक्टर, लेकिन जब उसके अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है तो वो जब जो चीज़ डिज़ोल्व होती है तो उसके अपने भी आयंस बन जाते हैं, कैटायन आयन बन जाते हैं, और वो डिज़ोल्व होने की वजह से वाटर भी आयोनाइज हो जाता है, वाटर भी हाइड्रोजन और OH में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर कुछ भी ना डालना है तो वाटर भी H और OH में नहीं होता, वो H2O के फॉर्म में होता है, अगर जब प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है। दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो जब उसके अंदर जब TDS होते हैं तो वो कंडक्ट करता है। अब जो जब कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, अब अगर हम कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो अगर कंडक्टिविटी राइज कर जाती है दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ राइज इन द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन भी ज़्यादा हो गई है, हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कैटायंस एंड एनाइंस वो ज़्यादा हो गए, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो ये बहुत सिंपल सा और बहुत डायरेक्ट किस्म का जो है ना हम डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, इनडायरेक्ट है, लेकिन ये एक बहुत ही क्विक मेथड है आपको चेक करने के लिए कि आपका जो बॉयलर वाटर है वो ज़्यादा जो है वो कंटामिनेट हो गया, इसको ज़्यादा
फ्रीक्वेंटली इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब दो टाइप्स के बॉयलर ब्लो डाउन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि कंटिन्यूस ब्लो डाउन होता है और इंटरमिटेंट ब्लो डाउन होता है। The names are self-explanatory. Continuous mean continuous और intermittent means कि हम हफ्ते बाद या महीने के बाद जो है ना वो उसको थोड़ा सा जो है ना वो बॉयलर के नीचे से जो है ना वो हम थोड़ा सा ब्लो डाउन कर लेते हैं, बिकॉज हैवी पार्टिकल जो है ना वो सब के सब नीचे बॉयलर शेल में नीचे की तरफ डिपॉजिट हुए होते हैं, वहाँ से हम उनको ब्लो डाउन करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम इंटरमिटेंट ब्लो डाउन को देखते हैं। तो दैट इज टिपिकली डन बाय मैनुअली ऑपरेटिंग अ वाल्व fitted to a discharge pipe at the lowest point of boiler shell. ठीक है, because like I just told you कि जो भी heavy particles होते हैं या even के जो medium sized particles होते हैं, they all deposit at the bottom of the boiler shell. Boiler shell है, उसके अंदर जो भी है वो नीचे में जो है ना वो नीचे जाके जो है ना वो डिपॉजिट हो जाते हैं। वहाँ से हम वो जब नीचे ही वाल्व लगा होता है, वाल्व को ओपन करते हैं तो वो थोड़ा सा जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो सॉलिड्स होते हैं जो उसके अंदर जो वहाँ पे डिपॉजिट हुए होते हैं नीचे की तरफ, वो उसके साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब एक बात आप जेहन में रखें, आपको एक जेहन में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमने इंटरमिटेंट ब्लो डाउन के ज़रिए से हमने निकाले हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, वो तो ऑलरेडी नीचे बैठे हुए थे, तो हमने उसको निकाल लिया, तो जो ओवरऑल जो वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं या टीडीएस हैं उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने तो सिर्फ नीचे से जो डिपॉजिट हुए थे नीचे, वो तो साइड पे आराम से पड़े हुए थे, तो कुछ कर भी नहीं रहे, ट्यूब्स के अंदर भी नहीं जा रहे, वो तो शेल के अंदर मौजूद है, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ भला? ये क्वेश्चन है एक वैलिड कि यार वो तो हमने जो वाटर मूव कर रहा है ऊपर ऊपर से, उसको तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या इफेक्ट होता है? हम नीचे से गंद निकाल लेते हैं, तो बाकी का जो है ना वाटर है उसकी क्वालिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? एनीवन? सर नो आइडिया। मैं पूछता हूँ। ओके, रोल नंबर 2। यस सर। जी, अभी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है। जी रोल नंबर 02, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसको आंसर करें। इट्स ओके नहीं, मैंने कहा ऑफलाइन हो गया ये, नहीं ऑनलाइन नो नहीं। सर। जी, अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर करें। रिपीट कीजिएगा सर जी। क्वेश्चन सुना था? जी सर जी सुना था, मामा भी साथ बुला रही थी, ध्यान उस तरफ से। जी मामा भी साथ बुला रही थी, मेरा ध्यान उस तरफ चला गया था इसलिए। और अच्छा जी, रोल नंबर 10। ये सर आप बताएं। सर क्वेश्चन करना दोबारा। बेटा आप लोग सारे ऑन करके साइन इन करके सारे चिल कर रहे थे अपना। एनी हाउ, क्वेश्चन बहुत लंबा था, आई कैन नॉट रिपीट इट अगेन। एनीवेज, सो द थिंग इज कि जब आपका कोई भी ओवरऑल एक सिस्टम में किसी चीज़ की रिलेटिव क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा होती है, तो उसके इक्विलिब्रियम पे फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ को समझने की है कि अगर हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो वाटर के अंदर जो है ना, जो बॉयलर का जो वाटर है उसके अंदर एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है ना वो डिपॉजिट हो जाती है बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है ना वो प्रिवेल करती है हमेशा। तो जब नीचे डिपॉजिट हो जाता है ना, तो नीचे जो डिपॉजिटेड सॉलिड्स हैं वो हम निकाल लेते हैं इंटरमिटेंट ब्लो डाउन की वजह से। तो जो डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं या जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं, कंटामिनेंट्स हैं, उनकी टेंडेंसी
बढ़ जाती है डिपॉजिट होने की, क्योंकि नीचे जो है वो डिपॉजिटेड जो सॉलिड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, जिसकी वजह से जो टेंडेंसी है ना वो दूसरी इस तरफ ज़्यादा हो जाती है कि वो भी शिफ्ट हो, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स सेटलमेंट एट द बॉटम। इसलिए जो है ना इंटरमीडिएट ब्लो डाउन का जो है ना वो ओवरऑल वाटर क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अब रिड्यूस द पैरामीटर्स TDS और कंडक्टिविटी, pH, सिलिका एंड फॉस्फेट्स कंसंट्रेशंस विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, ये इसकी जो है ना वो मतलब जनरल है ये कि ब्लो डाउन का काम ही यही है कि ये सारी चीज़ें कम करना। तो बट जस्ट टू मेंशन इट अगेन, द टाइम ऑफ ओपनिंग द वाल्व इज बेस्ड ऑन थंब रूल्स। अब ये थंब रूल्स होते हैं समटाइम्स, और ये थंब रूल्स हम कैसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बना देते कि हमने ऐसे ही अपनी मर्जी से बना लिया। फॉर एग्जांपल ये एक थंब रूल है, वंस इन अ शिफ्ट फॉर 2 मिनट्स, एक 8 घंटे की शिफ्ट है तो उसके अंदर जो है ना वो 2 मिनट के लिए जो है ना हमने इसको ओपन करना है। अब ये एक रूल ऑफ थंब है, ये एक दफ़ा डिसाइड करके जो है ना वो लगा दिया जाता है। अब दैट डज नॉट मीन कि पूरी दुनिया में जितने भी बॉयलर्स हैं उन सब के सब में यही रूल ऑफ थंब चलेगा। ये रूल ऑफ थंब एक पर्टिकुलर केस के लिए है, बट फॉर एवरी डिफरेंट केस ये रूल ऑफ थंब भी चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द बॉयलर टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन द फीड वाटर क्वालिटी। ये सारी चीज़ें जो है ना हम एक दफ़ा एनालाइज करके और फिर ऑप्टिमाइज करके ओवर द टाइम पीरियड एक रूल ऑफ थंब बना देते हैं हम कि इंटरमीडिएट ब्लो डाउन हमने वंस इन अ शिफ्ट फॉर 2 मिनट्स करना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं कि इट रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फीड वाटर। अब जाहिर बात है हमने 2 मिनट के लिए जो है ना वो खोला है, वेल्व खोला है, तो उसमें जो वाटर है वो बाहर निकल गया, सॉलिड्स तो निकले, जो कंटेमिनेंट्स थे वो तो निकले, साथ में वाटर भी निकल गया। तो ऑन शॉर्ट टर्म के लिए जितनी देर में, जो 2 मिनट के लिए हमने खोला, वो 2 मिनट में हमें जो फीड वाटर जो है वो भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना हमारे पास जो है वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि फीड पंप जो है ना वो प्रॉपर फीड पंप जो है ना वो इंस्टॉल होना चाहिए जो कि जल्दी से इस लॉस को पूरा कर दे। बिकॉज if you go back to the initial slides, boiler is a dangerous equipment। अगर वाटर की क्वांटिटी जो 2 मिनट में हमने वाटर निकाल लिया है उसकी वजह से ओवरऑल वाटर क्वांटिटी इन द बॉयलर वो कम हो गई और हीट सप्लाई कांस्टेंट जा रही है, तो वो वाटर जो है ना वो स्टीम का टेम्परेचर और वो सारा आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाएगा। इट मे बी डेंजरस। दैट इज़ वाई वी हैव टू मेक श्योर कि जो वाटर हमने जो ब्लो डाउन किया है 2 मिनट के लिए बाय इंटरमिटेंट ब्लो डाउन, वो फ़ौरन क्विकली हम रिप्लेस भी कर दें। उसके लिए प्रॉपर फीड पंप्स जो है ना वो इंस्टॉल होने चाहिए हैं। और अगर हम साथ में कंटिन्यूस ब्लो डाउन यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूस ब्लो डाउन के साथ जो है ना वो एक, क्योंकि वो एक स्मॉल क्वांटिटी हम कंटिन्यूसली ब्लो डाउन करते हैं, तो उसके साथ एक छोटा फीड पंप लगा होता है जो कि उस स्मॉल क्वांटिटी को कॉम्पेंसेट करता है। लेकिन इसके लिए एक सेपरेटली बड़ा फीड पंप लगाना ज़रूरी होता है जो कि हमें शॉर्ट टर्म में क्विकली ज़्यादा जो है ना वो लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कॉम्पेंसेट कर सके जो कि इंटरमिटेंट ब्लो डाउन की वजह से कम हो गया। ठीक है, तो अब ब्लो डाउन में जो है ना सब्सटेंशियल हीट लॉस होता है, लेकिन ये नेसेसरी है, ये इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ये एक चीज़ होती है, इसको हम यूज़ करते हैं ट्रेड ऑफ। एक मिनट, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि हमें पता है कि कुछ चीज़ें जो है वो नुकसानदेह हैं लेकिन वो ज़रूरी भी होती हैं। अगर हम वो ना करें तो दूसरी तरफ हमारा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वो एक बैलेंस हमें अचीव करना पड़ता है एंड दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रेड ऑफ। तो यहाँ पे सब्सटेंशियल हीट लॉस हो रही है जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी बॉयलर की लाइफ जो है ना वो कम हो जाएगी और ऑपरेशन जो है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑपरेशन हमारा ओवरऑल नॉन एफिशिएंट हो जाएगा। तो हम एक बैलेंस जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। हम ये कहते हैं कि अच्छा यार एक बैलेंस है ना, और बेस्ट परफॉर्मेंस और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, हमेशा मैं ये बात करूँगा कि
हम अगर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में अगर बैठे हुए हैं तो ये बात कहना कि हम सिर्फ टेक्निकल बात करेंगे, दैट इज स्टूपिड आइडिया। आई वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस। जब तक हम प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, रिटर्न्स की बात नहीं करेंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हमारी बात जो है ना वो इनकम्प्लीट है। बिकॉज इंजीनियरिंग और बेसिक साइंसेज या टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली इट्स द सेम थिंग, जस्ट उसका फोकस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसका बेसिक साइंसेज या फिजिक्स में के साथ डिफरेंस यही होता है कि फिजिक्स हैज़ नथिंग टू डू विद प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सच थिंग्स, बट वेयर वी आर सेटिंग profitability, return of investment, that is always one of the number one concern। दो अगर मेन कंसर्न में अगर मैं कहूँ कि दो मेन कंसर्न है हमारे किसी भी चीज़ को सिस्टम को डिज़ाइन करने के। नंबर वन, व्हाट शुड बी द नंबर वन, एफिशिएंसी या प्रॉफिटेबिलिटी? सर एफिशिएंसी। रॉन्ग सर अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस रॉन्ग, यस दैट्स राइट। एफिशिएंसी ज़्यादा हो तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। बट if we have to say it in black and white, then I would say profitability is the number one thing, efficiency is close। और ये बात भी आपकी ठीक है कि एफिशिएंसी ज़्यादा हो तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये बात भी ठीक है। बट इट मे नॉट बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू। और इस केस में अगर एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी साथ साथ नहीं चल रहे, then I would always prefer profitability, provided that efficiency जो है वो थोड़ी बहुत डिक्रीज हो। बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी एफिशिएंसी और जो उसमें फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, पोल्यूशन आ जाती है, सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो आई वुड गो फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं हमेशा ध्यान में रखने की, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पे ना हम ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस करना होता है कि यार हीट लॉस भी हो रहा है, लेकिन इन दी एंड अगर हम ये वाली एफिशिएंसी जो है ना वो रिड्यूस कर देते हैं हीट लॉस करने की वजह, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमारा जो बॉयलर के इंस्टॉल होने पे खर्चा आएगा वो ज़्यादा होगा। इन अदर वर्ड्स आई वुड से कि जितने पैसे हमारे ज़ाया होंगे यहाँ पे ब्लो डाउन करने से हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं ना, क्योंकि हीट लॉस हो रही है। लेकिन अगर हम ये ब्लो डाउन नहीं करते, साल के बाद हमारा बॉयलर ख़राब हो जाता है, और वो बॉयलर जो है ना वो ख़राब होने की वजह से हमें जो पैसे लगाने पड़ेंगे नया बॉयलर लगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यार प्रॉफिटेबिलिटी हमारी डिस्टर्ब होती है, हम इसको मेंटेन करेंगे, यहाँ पे हीट लॉस करवा देंगे क्योंकि हमने वहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। तो ये आपको चीज़ें हमेशा ज़हन में रखनी पड़ती हैं। अगर आप इन चीज़ों को ज़हन से निकाल देंगे तो टेक्निकल एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि यार यहाँ पे हीट लॉस की वजह से हमें जो है ठीक है जो नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इससे बेहतर, इससे सस्ता ये है कि हम 6 महीने के बाद नया बॉयलर लगा लें। तो उस केस में हम कहेंगे यार ठीक है ये यहाँ पे रहने तो यहाँ पे पैसे बचाओ, 6 महीने बाद नया बॉयलर लगा लेंगे। तो ये चीज़ें हमेशा हमें देखनी पड़ती हैं। ये जब सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फैक्टर हमेशा आता है, हमें देखना प्रॉफिटेबिलिटी किस में ज़्यादा है। अब यहाँ से पैसे ज़्यादा बच रहे हैं उस तरीके में ज़्यादा बच, जो जिसमें ज़्यादा बच रहे होते हैं हम हमेशा उसी पे जाते हैं। बट प्रोवाइडेड इन ब्रैकेट, ये हमेशा जो है ना ब्रैकेट में ये बात होती है कि एफिशिएंसी बट नॉट रियली एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एफिशिएंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी है। वो हम आगे जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा सस्टेनेबिलिटी के बारे में। ठीक है, ओके। अब कंटिन्यूस ब्लो डाउन, अब मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा अब ताकि जो है ना हम ये ज़्यादा टाइम ना लगाएं इस पर, है ना। आपका भी रोज़ा मेरा भी रोज़ा, और मैंने अभी शायद मेन कैंपस भी जाना है मैंने,
ओके, सो कंटिन्यूस वो इंटरमिटेंट ब्लो डाउन था। अब कंटिन्यूस ब्लो डाउन क्या है कि एक स्मॉल और स्टडी स्ट्रीम ऑफ कंसनट्रेटेड बॉयलर वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ ट्रीटेड फीड वाटर, नॉट प्योर फीड वाटर, ट्रीटेड प्योरिफाइड फीड वाटर, ठीक है। अब इससे क्या होता है, स्टडी TDS and steam purity is ensured, but ब्रैकेट में एट अ स्टडी ऑपरेटिंग पॉइंट हमने एक कांस्टेंट जो है ना वो स्ट्रीम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट फ्लो रेट ऑफ कंटिन्यूस ब्लो डाउन सेट किया हुआ है, वो हमारा उससे ज़्यादा पे चल ही नहीं सकता। लेकिन एट सम पॉइंट हमारे बॉयलर का जो है वो ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसे चेंज होता है कि जो लोड जो है ना वो ज़्यादा कर देते हैं, हम हाई लोड के ऊपर चले जाते हैं। उस केस में क्या होगा कि ये जो स्टेडी TDS और स्टीम प्योरिटी है ना ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। उस केस में हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, उस केस में हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारी जो बॉयलर की एक नॉर्मल ऑपरेटिंग है, फॉर एग्जांपल 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें से 7 घंटे जो है ना बॉयलर की जो रिक्वायरमेंट है ना वो इस लेवल पे जा रही है, शुरू में 4 घंटे इस लेवल पे जा रही है, बीच में कोई ऐसा फेज आता है कि वो एकदम से जो है ना बॉयलर की परफॉर्मेंस जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना वो इस पे जा रही है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो कंटिन्यूस ब्लो डाउन है ना सिस्टम, कंटिन्यूस ब्लो डाउन का जो सिस्टम है ना वो ये 7 घंटे वाले लोड के ऊपर डिजाइन करेंगे, ताकि वो हमारा एक लो कॉस्ट सिस्टम बने। अगर हम इसके ऊपर डिजाइन करेंगे अपना कंटिन्यूस ब्लो डाउन सिस्टम तो वो ऑफ कोर्स वो ज्यादा होगा, एक्सपेंसिव होगा, और वो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के लिए हम इस लोड पे चला रहे हैं, बाकी 7 घंटे तो हम एक स्टडी लोड के ऊपर चला रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 7 घंटे जो हमारे पास एक कंटिन्यूस स्टडी जो है ना वो हम इसके मुताबिक कंटिन्यूस ब्लो डाउन जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे, वो इसको प्योरीफाई कर प्रोसीजर है ना, ये वाला जो पेज है इसको हम कैसे टैकल करेंगे, एनी आइडिया? गाइस, सलमान हयात, रीशान हैदर, सोए पड़े हैं सब, नगीना अख्तर, जी सर। ये बताएं, इसको बताएं कि अगर यहाँ पे हमने कंटिन्यूस ब्लो डाउन सिस्टम डिज़ाइन कर दिया और ये एक हाई जो है ना वो लोड का फेज है, तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे? सर नो आइडिया। एनी अदर? सर वो इंटरमीडिएट ब्लो डाउन जो पहले हमने मेथड पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे इधर। दैट्स राइट, दैट्स राइट। ये जो फेज है इसको हम कंटिन्यूस से जो है ना वो मॉनिटर कर लेंगे, और जो यहाँ पे है ना ये जो हाई, इसके जब हमें पता है कि यार ये एकदम से हाई लोड हुआ है, उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे कहीं जाके ना थोड़े टाइम के बाद तो हमें पता है कि यार वो सारा जो एडिशनल जो गंदबला आया है वो आके जो है ना बॉयलर शेल में डिपॉजिट हो गया है, तो हम थोड़े देर के बाद जो है ना वो इंटरमीडिएट ब्लो डाउन कर देंगे, वो सारा जो एक्स्ट्रा हमारे पास बोनस में जो है ना कंटामिनेशन आई है वो क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस ब्लो डाउन और इंटरमीडिएट ब्लो डाउन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये एक फिगर है सैंपल की, एक सैंपल जो है वो कंटिन्यूस, ये देखिए ये आपके पास 4 बॉयलर लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमने कंटिन्यूस ब्लो डाउन जो है, और ये जो है ना यहाँ पे स्ट्रेनर्स लगे हुए हैं। स्ट्रेनर्स का मतलब, स्ट्रेनर्स का पता आपको क्या होते हैं? नो सर। आप में से चाय कौन कौन पीता है? सर मैं। यस सर। छलनी। चाय पीते हैं ना सब? दैट्स राइट, छलनी। चाय की छलनी होती है ना वो उसको स्ट्रेनर कहते हैं, जो स्ट्रेन कर देता है सॉलिड्स को।
यहाँ पे स्ट्रेनर्स लगे होते हैं। वो स्ट्रेन, पहले बात तो ये कि वो स्ट्रेनर्स जो है ना हमारे जो डिजॉल्व सॉलिड्स है ना वो उसको करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको फ्लैश टैंक में डाल देते हैं। ठीक है, पहले हम उसको स्ट्रेन करते हैं, उसके बाद फ्लैश टैंक में डाल देते हैं। अब हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं। ठीक, या तो एक ऑप्शन तो ये है कि फ्लैश टैंक में डालने के बाद हम उसकी जो एक्स्ट्रा स्टीम, जो उसमें स्टिल कुछ स्टीम है, क्योंकि ये हमने बॉयलर से निकाला, ये ऑलरेडी एट हाई टेम्परेचर पे है, तो उसमें अगर कुछ स्टीम है तो वो उसको हम स्टीम को यहाँ से ले जाके ना हम फीड वाटर हीटर के अंदर से गुजार देते हैं, यूज़ नहीं करते दोबारा, हम उसको यूज़ कर लेते हैं फीड वाटर हीटर के लिए, फीड वाटर हीटिंग के लिए। ठीक है, सिमिलरली जो फ्लैश टैंक में जो मतलब जो स्टीम है ना वो इधर से आ जाती है फीड वाटर हीट को हीट करने के लिए, और जो नीचे जो वाटर होता है ना, जो लिक्विड होता है, कंटामिनेटेड लिक्विड होता है, उसको हम एक हीट एक्सचेंजर में से गुजार देते हैं, और वहाँ से जो थोड़ी बहुत और बची कुछ हीट है ना उसको भी हम जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। उस हीट को यूज़ करके उसको हीट को हम फीड वाटर को हीट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस केस में जो हमारे पास जो एक सब्सटेंशियल हीट लॉस हो रहा था ब्लो डाउन की वजह से, उसको हम रिकवर कर लेते हैं। इसको हम जो इंटरमिटेंट ब्लो डाउन है उसमें भी हम हीट रिकवर कर सकते हैं, लेकिन दैट इज लिटिल बिट मे बी लेस इकोनॉमिकल, क्योंकि वो इंटरमिटेंट होता है, वो जो है एक शिफ्ट में 2 मिनट के लिए होता है, 8 घंटे की शिफ्ट में 2 मिनट के लिए जो है ना हम उसको ब्लो डाउन करते हैं। अब वो 2 मिनट के ब्लो डाउन के लिए हम एक पूरे का पूरा हीट रिकवरी सिस्टम बनाएं, दैट मे और मे नॉट बी इकोनॉमिकल। उसके बजाय कंटिन्यूस ब्लो डाउन में क्या है कि कंटिन्यूसली ये चल रहा है ब्लो डाउन, और एक सिस्टम जो है, एक ऑप्टिमाइज सिस्टम जो है वो प्लेस कर सकते हैं, जो कि कंटिन्यूसली उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करके जो है ना फीड वाटर को हीट कर रहा है। इसीलिए कंटिन्यूस ब्लो डाउन में हमेशा ही पूरा सिस्टम होता है कि हम उसको ब्लो डाउन करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, उसके बाद there could be many different ways to extract the heat। हम उस हीट को एक्सट्रैक्ट करके उसको फीड वाटर हीटर में यूज़ कर सकते हैं, किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जैसे भी यूज़ करना उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम जो कंटामिनेटेड वाटर होता है ना उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। उसको ट्रीट करना है या नहीं करना वो एक अलग बात है। आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेगुलेशंस। ठीक है, ये एक ज़्यादा एलेबोरेट किस्म का जो है वो एक सिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे पास ये बॉयलर, अब ये देखें बॉयलर है ना ये यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे पास दूसरे जो सिस्टम्स है ना जो कि बॉयलर को असिस्ट करते हैं, दे आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट and they are even in some case I would say they are more important than the boiler, because ये सारी की सारी चीज़ें करना हो तो बॉयलर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो बॉयलर एक छोटा है इक्विपमेंट होता है, उसके साथ हमें पूरा सिस्टम जो है ना वो लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो उसकी जो प्रोडक्ट है, यहाँ से हमें स्टीम निकली, ये सुपर हीटर में सुपर हीटर में गई, उसके बाद प्रोसेस में चली गई, वहाँ से जो है ना थोड़ा सा जो है ना हमने कंडेंसेट जो है ना वो निकाल के ये सारा ऊपर से घूम फिर के यहाँ पे कंडेंसेट आ गया। ठीक है, अब ये रिटर्न कंडेंसेट, ये कंटिन्यूस एनालाइजर, इसने फॉर एग्जांपल जहाँ से मैंने ये पिकअप किया तो उसने कंटिन्यूस एनालाइजर रिकमेंड किए हैं कि यहाँ पे जो है ना ये CA जो है ना ये हम यहाँ पे लगा दें ताकि हम वाटर की क्वालिटी को कंटिन्यूसली एनालाइज करते हैं। ये कंटिन्यूस कंडीशन मॉनिटरिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न कंडेंसेट आ रहा है, तो इसके बाद जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना हम इसमें इसको डिस्पोज भी कर सकते हैं। और ये कंडेंसेट का स्टोरेज है, कंडेंसेट का स्टोरेज जो है ना यहाँ से गुजारने के बाद हम ये फीड पंप लगा हुआ है और ये फीड पंप डीएरेटर में जा रही है, उसके बाद हम इसको आगे भेजेंगे। ठीक है, अब ये जो है ना ये फ्रेश वाटर है, ये फीड वाटर जो है ना वो उसकी स्ट्रीम है, यहाँ से हमारे पास फ्रेश फीड वाटर आ रहा है। उसके बाद ये जो है ना डी आयोनाइजर है, इसको सॉफ्टनर भी कहते हैं, कि हमने जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं ना जो हार्ड वाटर होते हैं जो कि स्केलिंग प्रोड्यूस करते हैं, और सिलिका है उसको हम इसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टनर्स हैं।
या डीआयोनाइजर भी कहते हैं। इसके बाद जो है ना हमारे पास ये जा रहा है सॉफ्टन्ड वाटर स्टोरेज में। अब ये स्टोरेज में जो है ना ये इसके बाद अब आगे जा रहा है ये ब्लो डाउन हीट एक्सचेंजर। ये हमारे पास लगा हुआ फ्लैश टैंक जो कि ब्लो डाउन में से आ रहा है। तो ये जो है ना इसमें से स्टीम जो है ना वो भी हम यूज़ कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर में। और ये जो हमारे पास जो कंटामिनेटेड हॉट वाटर है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर में हीट करने के लिए। इसके बाद जो है ना ये भी डीएरेटर में जाएगा और डीएरेटर के बाद जो कंडेंसेट है और ये फ्रेश फीड वाटर है ये मिक्स होके हमारे पास पहले हीटर में जाएंगे, फिर इकोनोमाइज़र में जाएंगे और उसके बाद एंड सो ऑन ये आगे जो है ना वो चलता रहेगा। ये जो लगा हुआ है ना ये हमारे पास लगा हुआ है इंटरमिटेंट ब्लो डाउन का वाल्व लगा हुआ है। ये जो है ना अब अगर आप इसको क्लोजली देखें तो ये जो आपके पास ऊपर ये चीज़ लगी हुई है ना ये आपके पास बॉयलर का शेल है। इसके बाद जो है ना ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ट्यूब्स के बाद जो है ना वो ट्यूब्स में जो है ना वाटर जा रहा है और एंड सो ऑन। लेकिन ये जो है ना पर्टिकुलरली ये आपके पास बॉयलर का जो शेल है ना जिसके अंदर जो है ना वो उसके अंदर वाटर जो है ना स्टोर होता है। ये यहाँ से आ रहा है ये इसके अंदर शेल के अंदर स्टोर है। अब शेल के अंदर जो है ना वो नीचे जो है ना हमारे सारे डिपॉजिट हुए होते हैं और वहाँ से जो है ना हम एक वेल्व के थ्रू हम इंटरमिटेंट ब्लो डाउन जो है ना वो हम निकाल लेते हैं। तो ये डायग्राम्स हैं, इससे जो है ना आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास सिस्टम जो है ना वो किस किस्म के होते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ब्लो डाउन हैं, हम बार बार इसको कर चुके हैं, बट अगेन टू समराइज दिस, लोअर प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, मेकअप वाटर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है। रिड्यूस मेंटेनेंस डाउन टाइम, मेंटेन हम करते रहेंगे तो डाउन टाइम हमेशा कम हो जाता है। इंक्रीज बॉयलर लाइफ, लोअर कंजम्पशन ऑफ ट्रीटमेंट केमिकल्स, ये सब जो है ना ये इसके। ठीक है, अब जो फीड वाटर जो है जो फ्रेश फीड वाटर है उसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है। तो अब ब्लो डाउन जो है वो तो हमने करना ही करना है, लेकिन ब्लो डाउन इज़ गुड बट प्री ट्रीटमेंट इज़ इवन बेटर। अगर हम प्री ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हमारा ब्लो डाउन की एफिशिएंसी जो है ना वो कम हो जाएगी। कि अगर हम प्री ट्रीटमेंट कर देंगे तो ब्लो डाउन जो है ना वो हमारा ज़्यादा, और जितनी एनर्जी हम प्री ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा एनर्जी हम सेव कर लेंगे ब्लो डाउन में अगर हम प्रॉपर प्री ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट, और आगे उसकी फर्दर जो है ना वो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम कुछ केमिकल्स ऐड कर देते हैं दैट प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं केमिकल जो है ना वो स्केल फॉर्मिंग कंपाउंड्स को स्लज की फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं। अब बजाय इसके कि वो जो स्केल्स हैं, वो जो केमिकल्स हैं वो ट्यूब्स के अंदर जो है वो स्केल बनाएं, वो एक स्लज बन जाती है। और स्लज जो है ना वो उसके अंदर डिपॉजिट नहीं होती, वो साथ में अटैच नहीं हो जाती वॉल्स के साथ, बल्कि वो उसके ऊपर डिपॉजिट रहती है, सस्पेंडेड रहती है और इंटरमिटेंट ब्लो डाउन के ज़रिए से वो रिमूव हो जाती है। अब ये जो इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट है दैट इज़ लिमिटेड टू बॉयलर्स विद लो हार्डनेस लेवल, लो प्रेशर, हाई लेवल ऑफ TDS, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ TDS जो है ना टॉलरेट किया जाता है, एंड ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नीडेड टू बी ट्रीटेड। ठीक है, इसकी वजह ये है कि इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। ठीक है, अगर हमारे पास वाटर की जो हार्डनेस लेवल है वो कम है, इसका मतलब है कि जो स्लज है ना वो भी कम होगी और जो ब्लो डाउन है वो भी कम करना पड़ेगा। अब अगर हार्डनेस लेवल ज़्यादा हो जाएगी, स्लज भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर हमें 15% ऑफ वाटर जो है उसको ब्लो डाउन करना पड़े, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज लॉस। तो वो वहाँ पे हम उसको हीट करके ज़ाया करने के बजाय बहुत बेहतर है कि हम उसको पहले ट्रीट कर लें ताकि हमें आगे जो है ना वो ज़्यादा ब्लो डाउन ना करना पड़े। लो प्रेशर है, सिमिलरली हाई लेवल ऑफ TDS इज टॉलरेटेड। अब फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली अगर हम उसको केमिकल्स डालेंगे और स्लजेस प्रोड्यूस होंगे तो जो कंसंट्रेशन है TDS की बॉयलर शेल में वो ज़्यादा हो जाएगी और स्केल के बजाय जो है ना वो स्लज की फॉर्म में वाटर के अंदर जो है ना वो मौजूद रहेंगे, कुछ डिपॉजिट हो जाएंगे, कुछ वाटर के साथ आगे मूव कर जाएंगे। तो ओवरऑल जो TDS का लेवल है ना वो ज़्यादा हो जाएगा।
तो जो हमारा जो बॉयलर सिस्टम है दैट शुड बी सच सिस्टम दैट कैन टॉलरेट हाई लेवल ऑफ TDS। अगर तो वो सेंसिटिव सिस्टम है और ज़्यादा TDS के लेवल को नहीं हैंडल कर सकता तो हम ये इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड्स टू बी ट्रीटेड, अगेन द सेम थिंग इज रिपीटिंग इन डिफरेंट सिनेरियो कि थोड़ी सी क्वांटिटी है तो थोड़ा सा स्लज बनेगा, थोड़े से TDS बनेंगे और वो हम थोड़ा सा ब्लो डाउन करके उसको कवर अप कर लेंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो हमारे पास जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चारों के चारों पॉइंट्स को अगेन समराइज अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। अगर तो ये चारों के चारों ऑप्शंस नहीं होंगे और हम स्टिल जो है ना वो केमिकल्स ऐड कर देंगे तो ब्लो डाउन का रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड दैट विल रिजल्ट इन हाई हीट लॉस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरमिंगल्ड हैं और हमें इन सब चीज़ों को एज ए कलेक्टिवली जो है ना वो देखना पड़ता है। एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट है, इसमें क्या कहते हैं कि जैसे मैंने आपको फिगर दिखाई, इसमें सॉफ्टनिंग थी और जो सॉफ्टनर मैंने आपको उसमें दिखाया था, तो बाकी के जो है ना कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स भी हैं। इसका जो समरी है एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट की कि ये जो पहले से सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, पर्टिकुलरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ये पहले से ही जो है ना हम रिमूव कर लेते हैं और उसके साथ सिलिका भी जो है ना हम रिमूव कर लेते हैं ताकि वो आगे जाके सिलिकेट्स ना बना सके, ठीक है। तो उसके अलावा जो डिजॉल्व्ड गैसेस हैं सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्टली ये दो गैसेस जो है ना वो जो नॉर्मल वाटर है ना उसके अंदर डिजॉल्व हुई होती हैं इन सम क्वांटिटी, वो हम रिमूव कर लेते हैं बिकॉज बोथ ऑफ दीज गैसेस दे एनहांस कोरोजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वैसे ही वाटर को एसिडिक कर देती है और ऑक्सीजन जो है ना वो रस्टिंग का या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एनहांस करती है बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो ज़्यादा होती है तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम रिमूव करते हैं और ये चार मेन प्रोसेस हैं, लाइक आई सेड के वो चार प्रोसेस थे लिस्ट में, वो एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन हैं। आयन एक्सचेंज इट्स ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टनिंग, डीमिनरलाइजेशन सेम थिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी जो है ना वो में जो वाटर ट्रीटमेंट होता है, और डी एरेशन एक्चुअली गैसेस को जो है ना वो डील करता है, ठीक है। अब वी गो बैक टू अ टास्क दैट आई गेव यू। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि आपने जो है ना कुछ प्रेजेंटेशन सी बनानी है, वो आपने वो सिलेक्ट कर लिया कौन कौन सा टॉपिक आपने उसमें चूज़ करना था? यस सर। ओके, उसकी लिस्ट जो है ना वो मुझे भेज दीजिएगा क्योंकि वो तो अभी हमने नहीं करना, बट राइट नाउ जो आपने करने का काम है ना वो है पहली असाइनमेंट जो 2 पेज की, आपने 2 पेज से ज़्यादा की नहीं बनानी प्लीज़। 2 पेज से ज़्यादा का मतलब है कि आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। हर ग्रुप में सबमिट करवानी है, ठीक है, और हर ग्रुप ने इन चारों के ऊपर नोट लिखने, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या है, एक फिगर बनानी है प्रोसेस की और इनकी लिमिटेशंस बतानी है। बेसिक आइडिया फॉर एग्जांपल आयन एक्सचेंज का मैंने आपको बता दिया कि आयन एक्सचेंज बेसिकली सॉफ्टनिंग होता है। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि हमने जो हार्ड वाटर मिनरल्स हैं वो उनको रिमूव करना है, ठीक है। सिमिलरली डीमिनरलाइजेशन भी सिमिलर चीज़ है, दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। एक फिगर पकड़नी है कि जो है ना आयन एक्सचेंज प्रोसेस की जो है ना स्कीमेटिक डायग्राम, हम ज़्यादा से हम हमेशा जो है ना फोकस करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम को, और आपने उसको स्कीमेटिक डायग्राम को हल्का सा एक्सप्लेन करना है कि प्रोसेस जो है ना वो ऐसे ऐसे हो रहा है और उसकी लिमिटेशन बतानी है, ठीक है। 2 पेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और आपने ग्रुप्स में इसको सबमिट करवानी है। एंड द सबमिशन इज मंडे, ठीक है। मंडे को इसको सबमिट करवा दें ताकि जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो है ना उनको इवैल्यूएट करूँ। जी जी जुनैद, आप आई गेस कुछ कहने लगे थे।
सर मंडे से कुछ एक आधा दिन आगे जा सकता है सर। मंडे को हमने वो एक और सब्जेक्ट की लैब रिपोर्ट सबमिट करवानी है, वो तैयार कर रहे हैं सर। ट्यूसडे कर लो। ठीक है सर, ट्यूसडे कर लो। ट्यूसडे को रात 12 बजे तक कर लो ताकि वेडनेसडे को मैं इसको एवेलुएट कर लूँ। श्योर सर। ठीक है, ये असाइनमेंट है। और फिर नेक्स्ट वीक में जो है ना मैं फिर इसके बाद जो है ना वो जो प्रेजेंटेशन है उसकी फिर मैं आपको जो है ना वो आपको उसकी डेट डिसाइड कर लेंगे कि किस दिन जो है ना वो मुझको प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें ये देखें, एक चीज़ मैं आपको जो है ना अदर देन, अब ये तो ख़त्म हो गया था हमारा जो एक एकेडमिक पॉइंट है। अब जस्ट टू हेल्प यू गाइस एंड टू मे बी लिटिल बिट मोटिवेट यू कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करें। अब ये चीज़ें हैं ना, ये कोई बहुत कुछ ज़्यादा इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कि लंबा चौड़ा इसमें कोई बहुत कुछ ज़्यादा काम नहीं करना। आई थिंक अगर आप इसको फोकस होकर करें ना, तो ये हार्ड 4 बंदे हैं ग्रुप में, एक एक चीज़ जो है ना वो उसको एक ले लें और उसके बाद उसको कंपाइल कर लें। दैट शुड नॉट टेक मोर देन हाफ आवर। ठीक है, तो और चलो घंटा लगा लो लें। और अगर आप चारों में से जो है ना वो 2 बंदे काम नहीं करते ग्रुप में, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट माय प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको जो है ना बहुत कुछ ज़्यादा जो है ना वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना भी चिल होने की ज़रूरत नहीं कि आप जो है ना वो कचरा उठा कर मुझे सबमिट करवा दें। ठीक है, ऐसे नहीं करना। दूसरी बात ये कि डू नॉट ट्राई टू कॉपी। I would tolerate little bit inferior quality, it's fine, but अगर आप कॉपी करेंगे, आपस में कॉपी करेंगे, 5 ग्रुप्स हैं, 20 ग्रुप्स होते हैं, तब भी हमें पता चल जाता है कि किस ग्रुप ने कॉपी की हुई है। और 5 ग्रुप्स हैं, उसमें अगर आप कॉपी करेंगे दैट इज़ वेरी इजी टू कैच। और तो इसमें जो है ना वो कॉपी ना करें तो वो जो है वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, हाँ नेक्स्ट स्लाइड जो है ना दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। ये रिकमेंडेड वाटर क्वालिटी चार्ट्स हैं, ये मैंने सोचा था मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारे पास जो है ना, जैसे हमारे पास वो स्पेसिफिकेशंस थी कि हमने जो बॉयलर में TDS है ना, हमने ये कुछ लिख, ये मैक्सिमम TDS का लेवल है फॉर पर्टिकुलर बॉयलर। इसी तरह फीड वाटर लिमिट की, फीड वाटर की और बॉयलर की वाटर की जो है ना लिमिट्स होती हैं, इसी तरह चार्ट्स की फॉर्म में जो है ना गिवन होती हैं, जो कि हमने कंप्लाई करने होते हैं। ठीक है, तो जब मैं जैसा आपको मैंने ये दिखाना था कि आप जब कल को जाएंगे तो ये इस तरह की कोई चीज़ देख के आपको पहले से पता हो कि अच्छा यार ये इस तरह से जो है ना स्टैंडर्ड्स हमेशा बने बनाए होते हैं, स्टैंडर्ड्स मिलते हैं हमें जिनको हमने कंप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये जो है ना वो इनको आप वैसे ही जस्ट देख लें, इनको समझ लें। अगर मेरा जो है ना वो थोड़ा सा मूड बना तो मैं इन टेबल्स में से जो है ना कुछ हल्का फुल्का सा कोई क्वेश्चन भी देख लूँगा, बट उतना मुश्किल नहीं होगा कि आप जो है ना उसको कर ना सकें। इनको टेबल्स को देख लें, इनको जो है ना वो आप में डिस्कस देख लें कि यार अब फॉर एग्जांपल इसमें आयरन की लिखा हुआ है कि टोटल आयरन इतना होना चाहिए, कॉपर इतना होना चाहिए, सिलिका इतना होना चाहिए, और ऑक्सीजन इतनी होनी चाहिए, हाइड्रोजन इतनी होनी चाहिए, पीएच जो है ना इसकी पीएच की जो है ना वो रेंज ये होनी चाहिए, और हार्डनेस जो है ना वो इसकी इतनी होनी चाहिए। अब हार्डनेस ppm है, अब इसके यूनिट्स होते हैं। अब हार्डनेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हार्डनेस को आपने कैसे डिफाइन करना, और उस डेफिनेशन के मुताबिक ये वैल्यूज़ होती हैं कि हमने जो है ना वो इस वैल्यूज़ के अंदर मेंटेन करना। हार्डनेस टिपिकली मैंने आपको बताया ना कैल्शियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स के साथ इंटर रिलेटेड होती है, तो इसकी प्रॉबली इसकी जो डेफिनेशन होगी ना वो भी इसी के साथ रिलेटेड होगी। फॉर्म ऑफ वाटर इन स्टीम, स्टीम की फॉर्म में मॉलिक्यूलर होती है। ठीक है, इसी तरह ये फीड वाटर की लिमिट है कि फीड वाटर इस तरह से होना चाहिए, और बॉयलर की लिमिट जो है ना वो इस तरह से होनी चाहिए। तो ये लिमिट्स होती हैं, इनको आपको कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक हो गया। ओह यस, नेक्स्ट लेक्चर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसको जो है ना वो हम ये ज़्यादा जो है ना ये एक तरह से डिस्कशन टाइप होगा। सो आई एम
ठीक है सर। बेटा किधर घूम रहे हो, रोजा लग रहा है? हाँ ऐसे, ओके ठीक है। तो ये जरा डिस्कशन टाइप होगा। एंड यार सॉरी वाली बात कोई नहीं, क्या हो गया, इतने फॉर्मल नहीं होते। राइट, सो ये डिस्कशन टाइप होगी। एंड प्लीज प्लीज आई वांट यू गाइस टू बी मोर पार्टिसिपेटिव। ये ऐसे मज़ा नहीं आता लेक्चर देने का कि मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, और मैं जो है ना उसके बाद आपकी तरफ से जो है ना वो इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आ रहा है और कोई इनपुट नहीं आ रही। ठीक है, तो आई वांट यू टू बी मोर पार्टिसिपेटिव। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास छोटी है, मैनेज करना आसान है, मैं ज़रा ना एक पेपर यहाँ पे लिखूँ, मैं ज़रा चेक करूँ कि कौन कौन से बंदे जो है ना वो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसी हिसाब से जो है ना मैं आपके जो है ना वो कोई एक ख़ास कंपोनेंट जो है ना कोर्स में जो है ना उसके नंबर में वहाँ से दे दूँ। क्योंकि इस तरह से जो है ना आप लोग बिल्कुल ही सोए बैठे होते हैं, कुछ तो वैसे ही सोए होते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ पता ही कुछ नहीं, वो साइन इन करके साइड पे बैठे हुए हैं। ओके, तो ये दो चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फॉलोड बाय ऑनलाइन क्विज नंबर 1। लेक्चर के एंड पे क्विज नंबर 1 होगा, ऑनलाइन होगा। बाकी को भी बता देना ताकि वो आके क्विज ले लें। और 10 बजे का टाइम है। और अगर जैसे आज फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि मैं 10 बजे नहीं 10:30 बजे आऊँगा, तो यू गाइस शुड हैंग ऑन टाइट। अगर फॉर एग्जांपल 10 बजे लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ और समहाउ सीआर भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कि बाकी के सारे बच्चे कोई ना कोई मेरे से पूछ सकता है कि सर लेक्चर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। अब मैं काम में बिजी था, मुझे ये नहीं पता कि सीआर जो है वो इस वक्त जो है वो अवे है, वो इंटरनेट उसका एक्सेसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो उसको मेरा मैसेज नहीं मिला और वो आपको आगे कन्वे भी नहीं कर सकता। तो ये बाकी की क्लास की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई इस तरह की एम्बिग्विटी है मेरे से डायरेक्टली पूछ लें। क्योंकि आज ये जिस तरह से पे टाइम में ये आगे से जो है ना वो थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट ख़राब हुई। अब मैंने मेन कैंपस जाना था, मैंने उसके बाद मैंने वहाँ पे अब मैं एक फ्रेश पी ऑलमोस्ट पी अभी कंप्लीट नहीं हुई मेरी पीएचडी, आई एम यंग लेक्चरर। और मैंने जिनके साथ मीटिंग करनी थी दे आर फुल प्रोफेसर्स। अब मैंने उनके साथ मीटिंग जो है ना अपनी पोस्टपोन करवा दी। अब वो सीनियर लोग हैं, उनके साथ मैंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन करवा दी कि मैंने कहा इस तरह से इशू हो गया, मुझे लेक्चर 2 बजे लेना है, उनके साथ मीटिंग मैंने पोस्टपोन कर दी। तो ये चीज़ें जो है ना इसको अपनी जिम्मेदारी समझा करें। ऐसे नहीं चलता कि अगर सीआर जो है ना वो एक बंदा अगर वो भी एक इंसान है, किसी वजह से अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बाकी कोई बच्चा मेरे से पूछ ले कि सर 10 बजे लेक्चर स्टार्ट होना था क्यों नहीं हुआ, मैं उसको बता देता कि बेटा 10:30 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा। इस तरह पूरी की पूरी क्लास जो है ना वो आराम से उनसे बैठ गई कि चलो सर 10 बजे नहीं है, 10:05 तक हमने देखा, उसके बाद सारी क्लास कल्टी हो गई। और 17 सेशन के 2 जो है ना वो बैठे हुए थे कि यार हमने लेक्चर लेना है। तो ये कोई जो है ना वो बात भी समझ में नहीं आई। नेक्स्ट टाइम प्लीज इस तरह से नहीं करना है, ये क्लास जो है ना वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम ट्राइंग टू बी मोर कंसिडरेट। मुझे पता है कि बाकी के बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल ही टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे, कोई 2 बजे 3 बजे 4 5 6 बजे जो है ना सैटरडे जो है ना वो जाके नॉर्मल रूटीन में। बट आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू द टाइम टेबल फॉर योर कन्वीनियंस। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको भी जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी बात थोड़ी आगे पीछे हो गई है और सीआर जो है वो रीचेबल नहीं, तो आप में से कोई मेरे से पूछ ले, ठीक है। एनी हाउ नेक्स्ट वीक जो है वो 10 बजे लेक्चर होगा। और 10 बजे का अगर 10 बजे मैं अवेलेबल नहीं हूँ और तो सीआर भी अवेलेबल नहीं है तो मेरे से पूछ लें कि सर 10 बजे लेक्चर क्यों स्टार्ट नहीं हुआ। अगर 10 बजे नहीं स्टार्ट हुआ तो वो कितने बजे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, 10 बजे नहीं हुआ तो वो 10:15 10:30 बजे तक होगा अगर मुझे कोई दूसरा ज़रूरी काम है, ठीक है। तो इसीलिए स्टिक ऑन। और नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी क्विज में इंक्लूडेड होगा, तो इसलिए ध्यान से बैठना है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके अलावा मैं आजकल में जो है ना वो एडमोडो की क्लास का लिंक सेंड कर दूंगा, तो वो सबके सब जो है ना उसको ओके कर दीजिएगा ताकि एडमोडो पे मैं क्लास बना लूँ और क्विज हो जाए। ठीक हो गया। एडमोडो पे आप लोगों ने यस सर, पहले क्विज किया हुआ है ना? यस सर।
ओके ऑलराइट, मैं आज या कल जो है ना आप लोगों सीआर को लिंक भेजूंगा, तो सब के सब जो है वो ज्वाइन कर लें ताकि जो है ना हम उसको देख लें। ठीक हो गया? ओके सर। एनी क्वेश्चंस? तो आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, जी आपका कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे पास सीआर के अलावा। सीआर मेरा नंबर दे दे यार सारा। श्योर सर। थैंक यू सर। ओके वैसे अगर आपको लेक्चर कोई खोल के देखिए ना, तो पहले लेक्चर में मैंने पूरी क्लास को अपना नंबर दिया था। यस सर, है हमारे पास। ठीक हो गया, चलें। एंड आई वुड कंक्लूड द लेक्चर। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और अगर कोई क्वेश्चंस आपको बाद में अगर वैसे ऐसे होता नहीं है, अगर आप में से कोई जो है वो हिम्मत करके दोबारा से जो है ना वो इस वीडियो को देख लेता है, तो कोई क्वेश्चन ज़हन में आता है, यू आर फ्री टू आस्क। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।